नमस्कार, एचएन अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएचएससी का जो आपका सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है इलेक्शन कमीशन। तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं एग्ज़ाम में, आपके स्तर के एग्ज़ाम में, वैसे तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है और इलेक्शन कमीशन हमेशा आपके करंट में कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। चाहे वो चुनाव जब भी चुनाव होता है तो किसी न किसी कारण से, चाहे वो ईवीएम का इशू है हो, चाहे कमिश्नर का नियुक्ति से संबंधित कोई इशू हो, तो कुछ ना कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन आपके करंट अफेयर के चर्चाओं में बना रहता है। और यही टॉपिक आपके यूपीएचएससी ने इलेक्शन कमीशन के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आई थिंक ये आधे घंटे से कम का टाइम का होगा, और इलेक्शन कमीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं इस वीडियो में आपको बता दी जाएंगी। फिर आई थिंक कि अगर इसी से संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बनता है तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि अगर आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीएस की क्लासेस चाहिए, आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, आपको लगता है कि आपको सब कुछ एक बैच में मिल जाए, तो आप एचएन अध्ययन के यूपीएचएससी के जीएस के बैच से जुड़ सकते हैं। मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हमारा आप एप्लीकेशन एचएन अध्ययन डाउनलोड करेंगे तो आपको एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन पे ये बैच दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं, यूपीएचएससी जीएस का बैच आपको दिखाई पड़ेगा। इस बैच में आपको कंप्लीट क्लास, जितना भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स लगे हुए हैं, चाहे वो टीचिंग के टॉपिक हो, चाहे आपके जीएस के टॉपिक हो, पूरी क्लास, साथ ही साथ आपको 1000+ एमसीक्यू की प्रैक्टिस, आपको नोट्स, आपका डाउट सेशन, सब कुछ एक बैच में मिल जाएगा। और जिसकी फीस जो है वो 899 है, लेकिन इस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि ये जो बैच है वो आपको 450 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करके एक कोड डालना है HN। जब आप HN कोड डालेंगे तो ये बैच आपको 50% ऑफ के साथ मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है इलेक्शन कमीशन। और शुरू में मैंने आपको दिखाया था, आई थिंक आप इनको पहचान रहे होंगे, ये है राजीव कुमार जी, जो इस समय आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं, हेड चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं, वो हैं, जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। जब भी चुनाव होने वाला होता है तो आप इनको मीडिया में या न्यूज चैनलों में देखते होंगे। ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके यूपीएचएससी ने सीधा सीधा आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया है, यानी कि अब आपके एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न तो बनेंगे। ये इस बात को आप 100% मान के चलिए कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में है तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है। अब कैसा प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारा का सारा जितना भी कंटेंट हमको मिल सका है इलेक्शन कमीशन से संबंधित, मैंने यहाँ लिख लिया है, मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन, जिसे आप चुनाव आयोग भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आप इसे चुनाव आयोग कहते हैं, जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, चर्चाओं में रहता है। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे ईसी बोलेंगे। सबसे पहले समझिए कि आपके जो एग्जाम में आता है, पूछता है कि चुनाव आयोग कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, या स्टैचुरी है। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसमें 3-4 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। लिखते जाइएगा, कैसी बॉडी, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये कैसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है। अब जब संविधान में इसके बारे में चर्चा की गई है तो एक आर्टिकल उसके लिए निर्धारित किया गया है, वो है आर्टिकल 324। यानी कि अगर एग्जाम में पूछता है कि आर्टिकल 324 या 324 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आपको उस पर टिक क्या करना है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आर्टिकल 324 के तहत ये बताया गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, एक बॉडी होगी जिसका नाम होगा चुनाव आयोग, और वो किन किन संस्थाओं का चुनाव कराएगी। सबसे पहले वो चुनाव कराएगी संसद की, यानी कि पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होंगे उनके चुनाव, जो आपके एमपी के चुनाव होते हैं, जैसे अभी आपके मोदी जी चुन के आए हैं, तो इसका भी चुनाव जो कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, इलेक्शन कमीशन द्वारा। फिर राज्य के विधानमंडलों का चुनाव कराएंगी, जैसे अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव कुछ दिन पहले हुए थे, झारखंड के चुनाव, तो उसका भी चुनाव किसने कराया,
इलेक्शन कमीशन ने कराया। फिर आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसका भी जो चुनाव का प्रोसेस होता है पूरा किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप अपने गांव में देखते होंगे, अपने शहरों में देखते होंगे, जो पंचायती राज के जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग नहीं कराता है। उसके लिए स्टेट में अलग से इलेक्शन कमीशन का निर्धारण किया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपके सिलेबस में इलेक्शन कमीशन के बारे में है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रहता है कि चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसका चुनाव नहीं कराता है, तो आपका जो पंचायती राज रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा, तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एक सेकंड। ठीक है, अब और क्या फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है, चलिए बारी बारी से सारे फैक्ट्स पे हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी चीजें आपके एग्जाम से संबंधित हो वो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले आपका पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1950 में। याद रखिएगा कब हुआ था इसका गठन, मैंने यहाँ लिख दिया है 1950 में। चीज़ों को मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिया ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो। अगर मैं लिखने जाऊँगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं इसका पीपीटी नहीं बना पाया, और मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम फैक्ट यहाँ लिख लिया जाए। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में। अगर एग्जाम पूछता है कि इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था, चुनाव आयोग कब गठित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 1950। ठीक है, अब जो बात होती है वो होती है कि एक चीज और समझिए कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। देखिए, चुनाव आयोग में टोटल 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। जब आप देखते होंगे, जब आप चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि एक बीच में एक राजीव कुमार जी बैठे रहते हैं, उनके आसपास 2 लोग और बैठे होते हैं। तो आपको इससे याद रखिएगा कि 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 उसके साथ के उसके साथी होते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिए, जब ये इसका गठन हुआ था तो उस समय केवल एक ही कमीशन होता था, जो राजीव कुमार जी हैं, उनके साथ जो अब 2 लोग बैठते हैं। जब इसका शुरू में गठन हुआ था तो उस समय दोनों लोग नहीं होते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1988 में, 1988 में आपको पता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, 61st। कौन सा एक्ट आया, 61st। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या किया गया है कि जो चुनाव की एज थी ना, पहले 21 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष। इसको घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। इसको घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। और पहली बार ये 1989 में लागू हुआ। ये एक्ट तो आया 1988 में, लेकिन जब इसका जो चुनाव, इसका एक्ट जो आया 1988 में, लेकिन जब पहली बार चुनाव हुआ वो 1989 में हुआ। याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों चीज पूछता है, एक्ट कब आया और इससे पहली बार चुनाव कब हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब 21 से 18 कर दिया गया तो चुनाव आयोग का लोड बढ़ गया। अब एक आदमी से नहीं संभाला जा सकता था, तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि अब एक आदमी से काम नहीं होगा, मैं 2 और आदमी को लगा दे रहा हूं काम पे। 2 और आदमी को काम पे लगा दिया गया। तब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आपके साथ साथ 2 और लोगों को साथ में कर दिया गया, और ये 3 बॉडी हो गए, यानी कि इसमें 3 लोग आ गए। तो अगर एग्जाम पूछता है कि इलेक्शन कमीशन को किस वर्ष से 1903 मतलब मल्टीपल बॉडी बना दिया गया, तो आप उसका क्या जवाब देंगे, 1989। याद रखिएगा। और 1989 में क्या इंपॉर्टेंट था कि जब चुनाव का जो एज था वो घटा करके 1989 में कम कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया, और जो इसका अमेंडमेंट था वो 61st था। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब और क्या फैक्ट इसके बारे में हो सकता है, चलिए और आगे देख लेते हैं। इतना चीजें तो मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया। इसी का मतलब बता दिया, इलेक्शन कमीशन है। और चीजें जानिए, एग्जाम में और पूछता है कि इसके वेतन कितने होते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या अगर आप पेड बैच में देख रहे हैं तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होता है, और लास्ट टाइम इसको कब बढ़ाया गया था, इसका वेतन कब होता है और कब इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, ये दोनों चीज आपको बताना है, ढूंढ ढाड़ के बताइए, चाहे जैसे करके। ठीक है, अब जब वेतन, हमने कहा भाई ऐसा है कि आप हमारे साथ काम करो, वेतन हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बराबर देंगे, लेकिन अगर आप गलती करोगे तो आपको हटाया भी जाएगा।
क्या किया जाएगा, अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको हटाएंगे भी। जब हम वेतन इसके जैसे दे रहे हैं तो हम उसी के तरीके से आपको हटाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम में पूछता है इसके हटाने का प्रोसेस क्या है, तो सेम प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस, यानी कि इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है। तो याद रखिएगा, बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, इतना आसान नहीं है इसको हटाना। ठीक है, संवैधानिक बॉडी है ये, देश के इतने बड़े जो आपका डेमोक्रेसी है उसका चुनाव कराती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इतना पावरफुल इसको बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा। और कैसे आएगा वो, दोनों सदन के विशेष बहुमत से। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब हटा सकते हैं आप, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हटा सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनता है कि क्या ये अन्य नियुक्ति के पात्र हैं, यानी कि अगर ये रिटायर हो जाता है। सबसे पहले बात करता हूं रिटायर कब होता है, इसका टर्म क्या होता है, जो एग्जाम में आपके पूछता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो टर्म होता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि जो राजीव कुमार, जब मैं चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो आपके दिमाग में कौन सी फोटो आ जानी चाहिए, आपके दिमाग में कौन सी फोटो आ जानी चाहिए भाई, इनकी फोटो आ जानी चाहिए। अक्सर आप इनको देखते होंगे, कब देखते होंगे, जब चुनाव होता है। अभी एमपी का ये महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो इनको आप देखे होंगे। तो इनका जो टर्म है वो कितने साल है, वो है 6 ईयर या 65 वर्ष, यानी कि 6 साल, मैक्सिमम 6 साल, या इनकी आयु जो 65 साल की हो जाएगी तब जो भी पहले हो जाएगा उसमें इनको रिटायर कर दिया जाएगा। और एक बहुत ही मजेदार बात, 1989 में सरकार ने, जो संविधान में तो इनके बारे में बताया गया था कि 6 साल 65 वर्ष यानी कि जो पहले होगा, लेकिन जो 2 लोग एक्स्ट्रा ला दिए गए 1989 में, ये तो बाद में ला गए। इनके बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है कि इनका टर्म क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं बताया गया है कि हो सकता है ये 10 साल रह जाए, 20 साल रह जाए। संविधान यहाँ पे मौन है। अब ये सरकार के ऊपर है कब हटाती है, क्या करती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम पूछता है चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा जो 2 अन्य होते हैं उनका क्या टर्म है, आपके ऑप्शन में ये भी देगा और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान ने जो अदर 2 मेंबर हैं उनके टर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और एक सवाल बनता है, क्या ये अन्य नियुक्ति के पात्र हैं, क्या ये अन्य नियुक्ति के पात्र हैं। तो 2023 में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, तो उसके आई थिंक अनूप कुमार करके एक केस था, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन ये करंट अफेयर में था। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2023 में कोर्ट में एक केस आया था कि क्या इलेक्शन कमिश्नर दोबारा नियुक्ति किया कहीं अन्य नियुक्ति के पात्र, जो 6 साल बाद रिटायर हो गया तो कहीं अन्य जगह नियुक्त हो सकता है। तो अनूप कुमार केस जो था, उस केस में कोर्ट ने कहा था जी हाँ ये नियुक्ति के पात्र हैं। तो सिंपली आपको यही करना है, अगर एग्जाम पूछता है क्या अन्य नियुक्ति के पात्र हैं तो आपको एस करना है, हाँ पात्र है। ठीक है, चलिए इतना मैंने देख लिया, वेतन समझ लिया क्या होता है, हटाने का प्रोसेस समझ लिया, टर्म समझ लिया, जो सिंपल चीजें हैं आपके एग्जाम में वही पूछी जाती हैं, उतना समझ लीजिए। इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ठीक है, चलिए और चीजें देख लेते हैं, इनके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं। सब कुछ समझ लिया, अब इनका कार्य क्या है, काम क्या करता है, शक्तियां क्या है, पावर क्या है, सब समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए ये थोड़ा स्लो काम आई थिंक कर रहा है। तो हमने समझा क्या क्या पढ़ा कि चीफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में इनके बारे में बताया गया है, और 3 मेंबर होते हैं। पहले सिर्फ 1 मेंबर होता था, 1989 में इसको 3 मेंबर इसमें कर दिए गए, 2 एक्स्ट्रा ला दिए गए। इसका जो एज क्राइटेरिया है, यानी कि जो टर्म है, सॉरी इनका जो टर्म है वो टर्म आपको 6 या 65 ईयर है, जो भी पहले हो जाए। और जो 2 अन्य लोग हैं उनके टर्म के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अब मैं कार्यों के बारे में बात करता हूं। ठीक है, देखिए कार्य क्या है, सबसे पहले इनका कार्य जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि किस क्षेत्र में कैसा निर्वाचन होगा और किस क्षेत्र का निर्वाचन एरिया कैसा होगा। ठीक है, उसका निर्धारण करते हैं। फिर निर्वाचन की डेट के निर्धारण करते हैं, कब चुनाव कराया जाए। फिर देखिए एक बात याद रखिए कि चुनाव कब कराया जाए
इसका निर्धारण तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन उसका जो अनाउंसमेंट होता है वो राष्ट्रपति करता है। यानी कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव, उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये सिर्फ राष्ट्रपति को बता देगा कि मैं चुनाव कराने का सोच रहा हूँ, तो राष्ट्रपति को बता देगा इस डेट पर कराएंगे, लेकिन उसकी जो अधिसूचना निकाली जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा निकाली जाएगी। अगर आपके लोकसभा का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, तो आपके किसके द्वारा निकाली जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इस बात को याद रखिए, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी किसी भी पार्टी को मान्यता देता है, चिन्ह का आवंटन करता है। आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र में कितनी पार्टियां टूट गई, जो पार्टी थी उनका चिन्ह किसी और के पास चला गया जो टूट के गई, तो उनके चिन्हों का आवंटन है वो भी किसके द्वारा की जाती है? ये इलेक्शन कमीशन द्वारा। और जो सदस्य होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई मामला अगर आता है तो राष्ट्रपति को ये सलाह देता है और राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए या ना किया जाए। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित मामले में राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो वहां पे अध्यक्ष भी ऑप्शन में रहेगा, इलेक्शन कमीशन भी रहेगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और क्या करता है? राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्य होते हैं उनमें चुनाव कराया जाए कि ना कराया जाए, या एक वर्ष में चुनाव कराए जा सकते हैं नहीं कराए जा सकते हैं। जैसे अभी आपका जम्मू कश्मीर था तो उसमें था ना कि कितने दिन से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। अब कोर्ट ने जब कहा कि चुनाव कराओ तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे जाके बोला कि हाँ भाई अब हम चुनाव कराने जाएंगे। ठीक है, और वहां पे चुनाव आपका हो गया। चुनाव हो गया, आपके उमर अब्दुल्ला वो आपके वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो राष्ट्रपति को ये सलाह देता है कि जो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं वहाँ पे चुनाव हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, और आचार संहिता, चुनाव के समय आपके जो आचार संहिता होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में ये निर्धारण करता है कि किस तरह से चुनाव होंगे। हमेशा नए नए नियम आपके बनाए जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनका सिलेक्शन, यानी कि जो आपका इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जो राजीव कुमार जी हैं इनको जब बनाया गया तो इनको कैसे बनाया गया, इसका प्रोसेस क्या है? 2023 के अगस्त में 23 या 24, आई थिंक 6-7 महीने पहले, साल भर पहले की बात है, जब इस पे बहुत विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पैनल बनाइए, उस पैनल में प्रधानमंत्री को रखिए, प्रधानमंत्री जी को उसका अध्यक्ष बना दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा लाइए जो आपके इसमें वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं, और एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो उस समय पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस होगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस की जो कमेटी होती है, सर्चिंग कमेटी जो होती है, उसमें कौन कौन होता है? उसमें आपको कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होगा, पीएम मोदी जी आपके होंगे। कौन होंगे? मोदी जी होंगे। फिर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी होंगे। ठीक है, राहुल गांधी होंगे। फिर उसके बाद कौन होगा? एक चीफ जस्टिस को रखा जाए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाए। लेकिन सरकार ने कहा नहीं भैया, इलेक्शन कमीशन तो हम अपने मर्जी से ही रखेंगे, तो हम चीफ जस्टिस को नहीं रख सकते हैं, हम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री लाएंगे जो हमारा ही आदमी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अमित शाह जी को लाएंगे। कौन रहेगा? अमित शाह जी रहेंगे। अब बताओ कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन आप बताओ कौन बनेगा? मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए। अब ये जिसको चाहेंगे वो चीफ इलेक्शन कमीशन आपका बन जाएगा। कोर्ट चाहता था कि एक अध्यक्ष हो, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो और एक कोर्ट से आदमी, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का आदमी होगा। तो जो उसका बहुमत होगा 2-1 से, जब 2-1 से बहुमत होगा तो उस बहुमत के बेसिस पे हम उस बहुमत के बेसिस पे हम चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्त कर लेंगे। लेकिन कहा, सरकार ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, हम जिसे चाहेंगे वही बनेगा। तो इन्होंने क्या किया? कोर्ट को किनारे कर दिया, अपने आदमी को ला लिया। तो अब अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस में कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है। नाम से मैंने बता दिया, मोदी जी होंगे, राहुल गांधी जी होंगे और अमित शाह जी होंगे। अमित शाह की जगह कोई और भी हो सकता है, किसी और मंत्री को भी लाया जा सकता है। ठीक है,
अब हम इतना जानकारी ले लिए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस, आप अगर पेड ग्रुप में हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैं भिजवा दे रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे इस वीडियो के जस्ट बाद आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी, उसको लगा लीजिएगा तो ये पूरा पैकेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा उसे आप हल कर लेंगे, 100% हल कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए इसको जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि दूसरी क्लास भी लेनी है और अभी मेरा खुद का भी एग्जाम लगा हो तो मुझे पढ़ना भी होता है। तो चलिए फिर, अब इतने सारे मैंने बातें कर ली कि कौन कौन सिलेक्ट करता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेता हूं इसके संबंधित, इलेक्शन कमीशन से संबंधित। सबसे पहले समझिए कि पार्ट 15 में है, एग्जाम में पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 15 है, 15वां पार्ट है। ठीक है, और पूछेगा कि इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इतना याद रखना है, एक तो 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, और एक आर्टिकल है आपका 326 जिसमें बताया गया है कि वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी चुनाव होगा उसमें 18 साल से जो ऊपर के लोग होंगे उन्हीं के चुनाव के आधार पर ही चुनाव कराया जाएगा, उन्हीं के आधार पर ही लोगों का चुनाव होगा। तो इसका याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों आर्टिकल पूछा, आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड ये 324। ठीक है, बाकी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। अब तक के चुनाव आयुक्त कौन कौन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो हुए तो अभी तक बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट ही लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा आई थिंक स्लो है, इसको थोड़ा देख लेना यार, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद इसको देख लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब तक जो चुनाव आयुक्त हुए हैं, अब तक चुनाव आयुक्त से संबंधित 2-3 फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपके एग्जाम पूछता कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। मैं इनको दिखा देता हूं आपको, सुकुमार सेन जी को। ये थे आपके श्री सुकुमार सेन, जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक, यानी कि 8 सालों तक ये थे सुकुमार सेन जी। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। पहले जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका क्या नाम था? सुकुमार सेन। मैंने आपकी पिक्चर भी दिखा दी। और एक चीज पूछता है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, पहली महिला चुनाव आयुक्त या चुनाव अध्यक्ष कौन थी? वो थी बीएस रमा देवी। कौन थी? बीएस रमा देवी। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है, और अगर अभी तक नहीं पूछा होगा तो पूछ सकता है कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वो थी बीएस रमा देवी। इनकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे, तस्वीरों से चीजें याद रहती हैं। ये थी बीएस रमा देवी, जो 15 जनवरी, आई थिंक यहां कुछ गड़बड़ है, मैं एक सेकंड देख लेता हूं इनको। जी, यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मैंने अभी देखा है ये जो आपका यहाँ पे इनका डीओबी लिखा हुआ है, ये आई थिंक 1990 के आसपास थी। मैं भी इसको देख करके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ये 1990 के आसपास बनी थी। बस आप इतना जान लीजिए कि जो पहली महिला थी वो थी बीएस रमा देवी। ठीक है, और जो फैक्ट आपको पता है वो है कि वर्तमान में कौन है, वो है आपके राजीव कुमार जी। तो ये राजीव कुमार जी की फोटो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, उनकी फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं सारा चीजों को समराइज कर दूं फटाक से, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, और ये थोड़ा स्लो चल रहा है यार, तो इसको यार जरूर देख लेना, स्लो काहे चल रहा है यार। ठीक है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आई थिंक आपको लगभग हर फैक्ट बता चुका हूं। सबसे पहला क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। पार्ट 15
324 से लेकर के 329, जिसमें आर्टिकल 2 इंपॉर्टेंट है। 324 आपका जिसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में है। 326 जिसमें आपको बताया गया है कि वयस्क मताधिकार के बेसिस पे चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। और क्या बताया कि इसकी एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी में इसकी जो नियुक्ति में कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, ठीक है। और क्या बताया बाकी, और मैंने इनके कार्यों के बारे में बताया कि कैसे क्या क्या इससे कार्य होते हैं, कैसे कैसे बताया जाता है। आपको ये भी बताया कि इनका वेतन कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इनको हटाने का प्रोसेस क्या है, इनको हटाने का प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसेस है। विशेष बहुमत के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। इनका टेन्योर क्या होता है, मैंने बताया कि 6 साल 65 ईयर, जो भी पहले आ जाएगा उसी बेसिस पर हटा दिया जाएगा। लेकिन एक सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में है, अन्य जो 2 हैं उनके बारे में संविधान में जानकारी नहीं है। अब आपको अब ये भी बताया कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन जी। पहली महिला थी वो कुमारी रमा देवी थी। अभी जो करंट में हैं वो राजीव कुमार जी हैं। 3 लोग अभी हैं। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और आपको लगता है कि इसमें छूट रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कमेंट सेक्शन के अलावा अभी इस वीडियो को टेलीग्राम भेजूंगा, आप लोग टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए। इस वीडियो के गाने के आधे घंटे बाद आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी भेजा जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि अगर आपको बैच से जुड़ना है, बैच के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था, फिर से एक बार जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको यूपीएचएससी का हमारा ये बैच लेना है तो हमारा ये बैच, शानदार बैच आपको मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। कॉल व्हाट्सएप चाहे जो करिए, आपको दोनों पे जानकारी मिल सकती है और मिल जाएगी। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका यूपीएससी है, ठीक है, उसके बारे में भी एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।